ध्यानचंद साहब के पिता ने उनको कान पकड़कर और मारते हुए ब्राह्मण रेजिमेंट में जाकर 16 साल की उम्र में भर्ती करा दिया था। लास्ट मोमेंट होता है, कोई टीम एक गोल से पिछड़ रही है, वो अपना गोलकीपर ही स्किप कर देती है। गोल ध्यानचंद के 1000 गोल से ज़्यादा डोमेस्टिक को ग्रेटेस्ट तो कहा गया, लेकिन किसी को जादूगर का खिताब नहीं मिला। उनकी हॉकी स्टिक को बदल दिया जाता था, तोड़ के देखा जाता था। ये ध्यानचंद जी का नाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ा। श्री इनामुर रहमान जी, जो मेरे आइडियल थे। 1960 हम पहली बार भारत पाकिस्तान से फाइनल मुकाबला शिकस्त खाया था। ओलंपियन महेंद्र लाल ने पाकिस्तान के ऊपर ये पेनल्टी स्ट्रोक से गोल किया, लेकिन जीवन कैसा होता है ये मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जब प्रोफेशनल हॉकी में आपने एंट्री की मोहन बगान क्लब से, तो इटली से कोई पैगाम मिला था कि आप इटली आ जाइए, ये सच है क्या? दर्द की तरह एक हमेशा मेरे दिल में रहा है और आज भी है। उनको स्पॉन्सरशिप कौन करेगा वो कहानी अलग है। तो हम तो गुलाम थे उस जमाने में। आज़ादी की न्यू ईयर ध्यानचंद जी ने उस दिन रख दी थी, 15 अगस्त 1936 को। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े शहंशाह, जी जी बिल्कुल, तानाशाह शहंशाह जी, उसी के देश में, उसके ग्राउंड पे, उसी के सामने जिस टीम को हराने वाली गुलाम टीम भारत की, तुम यहाँ खेलने आया है कि तुम मारने आया है? तुम नहीं खेलेगे, तुम आदमी को मार देगा। रूप बहुत अच्छा खेलता है, वो तो भगवान है। क्या वो गलत बात बोलता है? 1974 में इटली से आपके पास ऑफर था और आपने सुना है कि जाने का पक्का मन बना लिया था देश छोड़ करके इटली के क्लब में। काश इधर पर भारत का झंडा होता, यूनियन जैक की जगह ध्यानचंद रो रहे हैं जी। तो इससे तुम्हारे बाप ने कभी भारत को छोड़कर जाने की बात नहीं सोची। तुम्हारे दिल में ये बात कहाँ से आ गई? मैं उन देशों में जाकर उन देशों को सिखाऊं कि तुम भारत को कैसे हराओ। कि शादी जो है उस ज़माने में इंटरकास्ट मैरिज थी, जो कि उस वक्त कबूल नहीं की जाती थी। मैं तो इनको छोड़कर अम्मा के पास छत के ऊपर चला गया डर के मारे कि अभी असली हिंदुस्तान तो ये असली हिंदुस्तान की पहचान कहीं हो जाती है। तो हमको असली मेडल, ये फीलिंग है, ये कष्टदायक दिन भी गुजरते थे अक्सर, और इतनी सहूलियतें नहीं थी जितनी एक वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन के घर होना चाहिए। जो उस वक्त की नैन सरकार ने बिल्कुल नहीं लिया कि इनके परिवार कैसे पलेंगे। जी, पेंशन जो था 52,555 रुपये आज तक बैलेंस शीट में लिखा हुआ घर पे रखी हुई है। भारत करता है तो हिटलर बैठा मैच देख रहा है, बाबूजी बोलते हैं वो कब मैदान छोड़ के चला गया जी, हमें नहीं पता लगा। पाकिस्तान और भारत के बीच में दीवार, सिर्फ दीवार के रूप में शंकर लक्ष्मण खड़े थे, लेकिन आज तक दादा को भारत लगता आपको अफसोस है इस बात का? मुझे लगता है कि कहीं से हॉकी का विकास इसमें नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि व्यूवरशिप बढ़ गई, जो हॉकी से दर्शक दूर हो रहे थे वो नजदीक आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉक विद आफाक और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और आपका होस्ट आफाक अहमद। आज टॉक विद आफाक में एक भारतीय खेलों के इतिहास की महानतम पर्सनैलिटी से आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो कि हॉकी की दुनिया में एक चमकते हुए धूमकेतु की तरह 1970 के दशक में छाए रहे, जिन्होंने 1975 के विश्व कप में भारत को विश्व विजेता बनाने में अपनी शानदार भूमिका का निर्वाह किया। हॉकी में अगर किसी खानदान का जिक्र आता है, किसी परिवार की बात होती है, हॉकी के महानायक की बात होती है, हॉकी के पर्यायवाची की बात होती है, तो एक ही नाम आता है, हॉकी के जादूगर, पद्म भूषण से सम्मानित मेजर ध्यानचंद जी। ध्यानचंद जी के बेटे, ओलंपियन, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अशोक ध्यानचंद जी आज हमारे साथ हैं। सर, टॉक विद आफाक शो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आफाक साहब। और सबसे बढ़कर खुशी वो ये है कि आज मुझे मेरे अपने ही घर में ये बात करने का अवसर प्राप्त हो रहा है आपके साथ में, और आपकी जानकारी या नॉलेज खेलों में और ख़ास तौर से हॉकी के बारे में जो आपको ऊपर ईश्वर ने दी है, वो एक मिसाल है, वो एक उदाहरण है। और मुझे वाकई में बहुत खुशी है कि मैं आज आपके साथ बैठा बातें कर रहा हूँ। अशोक सर, एक पहला सवाल, आपको खून में ये हॉकी का खेल मिला, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी ने न सिर्फ हॉकी को बढ़ावा दिया बल्कि
ये भी कहा जा सकता है कि आज अगर हॉकी को दुनिया में जाना जाता है तो उसके पीछे हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी का जादुई खेल है। यह बिल्कुल ठीक बात। ये तो बढ़ावा ही नहीं बल्कि कहते हैं ना सृजन करता। बिल्कुल। अन्यथा हॉकी ओलंपिक्स से अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो 1916 के बाद हॉकी को ओलंपिक से हटा दिया गया था, क्योंकि हॉकी एक ऐसा खेल था जो ज़माने में कि बस हिट एंड रन वाला खेल था, जिसको लोगों ने पसंद नहीं किया और नहीं करते थे। जबकि इंग्लैंड और डेनमार्क और ये सब टीमें यूरोप की उसके अंदर पार्टिसिपेट करती थी ओलंपिक में। लेकिन जब हॉकी को हटा दिया गया और भारतीय हॉकी टीम को 1926 में पहली बार भारतीय सेना की टीम को भेजा गया न्यूजीलैंड दौरे पर, और वो इसलिए भेजा गया न्यूजीलैंड दौरे के ऊपर जिसका जो पिछले 3-4 साल का इतिहास, जिसको मैं ध्यानचंद के उस 16 साल की उम्र से बात करूं, जब हमारे दादाजी ने और ध्यानचंद साहब के पिता ने उनको कान पकड़कर और मारते हुए ब्राह्मण रेजिमेंट में जाकर 16 साल की उम्र में भर्ती करा दिया था। तो ये एक ऐसी मिसाल थी कि एक जब परिपक्व भी नहीं होते ध्यानचंद साहब, उनको आर्मी के अंदर हमारे दादाजी ने यह कहकर कि ये लड़का पढ़ने लिखने में इतना तेज़ नहीं है, पढ़ता नहीं है, खेलता रहता है, तो उनको भर्ती कर दिया। तो ये बात वो थी जो ध्यानचंद के उस खेल की उत्पत्ति, जिसने एक आज हम मॉडर्न हॉकी कह लें आप, या हमारी परंपरागत हॉकी जो बेस हॉकी हम जिसको कहते हैं पुराने ज़माने की, उस हॉकी को इस तरह से निखारा संवारा कि उस हॉकी का एक रूप और स्वरूप आज हम अलग से देखते हैं। बहुत अच्छा, आपने इतिहास के साथ साथ चले हैं, मैं इसके साथ ही चलना चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल जहन में कौंध गया, क्योंकि आपने जब पारंपरिक हॉकी की बात की, जो पारंपरिक हॉकी है, जो हॉकी के शायकीन हैं जानते हैं, पूरी दुनिया भर के 5-3-2-1 के खेलते थे, 5 फॉरवर्ड, 3 हाफ बैक, 2 फुल बैक और 1 गोलकीपर। वर्तमान में एकदम चेंज हो गया कि लास्ट मोमेंट होता है, कोई टीम 1 गोल से पिछड़ रही है, वो अपना गोलकीपर ही स्किप कर देती है। अब इसके अंदर आज की हॉकी और उस परंपरागत हॉकी जिसका हम बात चर्चा कर रहे हैं, उसको आप बिल्कुल से दो उसके सफ़े अलग कर दीजिए। एक सफ़ा, एक पन्ना जो है मॉडर्न हॉकी, वो मॉडर्न हॉकी है, और एक सफ़ा जो है वो हमारी बेस हॉकी या परंपरागत हॉकी है। और वो परंपरागत हॉकी जो खेलने वाले लोग थे, उसके अंदर जादूगर बनते थे, उसके अंदर मैजिशियन होते थे, उसके अंदर हेलसिंकी पुरस्कार विजेता केडी सिंह बाबू होते थे, 3 टाइम के गोल्ड मेडलिस्ट बलवीर सरदार बलवीर सिंह होते थे, लेजली क्लाउडिया साहब हमारे 4 ओलंपिक के विजेता होते थे। तो ये हॉकी वो थी जिसने एक उस खेल को जो 5-3-2-1 जिसको भारतीय खेलों ने उस ज़माने की हॉकी में ध्यानचंद उनकी टीम ने इजाद किया था, उसको फॉर्मेशन का रूप दिया था जिसको हम डब्ल्यू फॉर्मेशन कहते हैं। और वो डब्ल्यू फॉर्मेशन ने दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। और अफाक भाई, पहली बार ये अखबारों में जो 1928 के ओलंपिक में जाने का मौका मिला, वो उसका बेस और दरवाज़ा खुला ओलंपिक में हॉकी के लिए, वो 1926 की न्यूजीलैंड का टूर जो ध्यानचंद की भारतीय सेना टीम ने किया था। और न्यूजीलैंड में जब टीम पहुंचती है भारतीय सेना की, और वहाँ पर पहला गोल ध्यानचंद की हॉकी से जो निकलता है, उसके बाद हॉकी के गोलों की एक झड़ी सी लग जाती है। और अगर मैं टोटल गोल ध्यानचंद के तकरीबन बताऊं और कहूं कि 1000 गोल से ज़्यादा डोमेस्टिक गोल उनके रहे हैं और 550 गोल से ज़्यादा इंटरनेशनल गोल्स रहे हैं। तो एक ऐसी शख्सियत के बारे में हमको याद आना शुरू होता है, वो कौन सा शख्स है। तो जब आप ये तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी के क्रिकेट के हम रन बता रहे हो। तो ये तो 1935 में जब टूर किया था भारतीय टीम ने, न्यूजीलैंड का दौरा किया, ऑन द वे बैक ऑस्ट्रेलियन हॉकी ने रिक्वेस्ट करी भारतीय हॉकी संस्था से कि आपकी टीम पानी के जहाज से आ रही है, तो हमको खुशनसीबी हो, हमको ये मौका मिले कि हम भारतीय टीम के साथ कुछ मैच खेल सकें। तो वो परमिशन दी गई और भारतीय टीम ऑन द वे बैक में जब उतरे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर 4 मैच खेले गए। उन 4 मैचों में
जो क्रिकेट के उस टाइम के और आज के टाइम से भी, जिसको हम कहते हैं ना सर डॉन ब्रैडमैन, जो एक महान शख्सियत, एक महान ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 99.9 या 99.99 का जिन्होंने एवरेज जिन्होंने बनाया था, वो इस मैच के चीफ गेस्ट एक मैच में थे, एडिलेड में खेला गया था के ग्राउंड में। याद है मुझे, जो किताब में लिखा गया है, और उसमें भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम को 10-0 से हराया था और मैच के बाद जब मोमेंटोज वगैरह दिए जा रहे थे और ध्यानचंद से उन्होंने हाथ मिलाया डॉन ब्रैडमैन ने, तो उनके एक लाइन उन्होंने कही कि ध्यान, आप तो गोल इस तरह करते हो जैसे कि मैं क्रिकेट में रन बनाता हूँ। क्या बात। ये एक बहुत बड़े खिलाड़ी का दूसरे बड़े खिलाड़ी के लिए प्रति सम्मान था, जो उन्होंने अपने शब्दों में, अपने वर्डों में इसको जाहिर किया। तो ये खिलाड़ी ऐसे थे जो एक दूसरे की प्रतिभा को, खेल को एक खिलाड़ी की नज़र से देखा और उन्होंने इस बात को कहा, जो कि स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई लाइन हो गई। ये आपने बहुत खूबसूरत बात कही, और मैं जब भी मुताला करता हूँ, पढ़ता हूँ पास्ट को, अतीत के खेल और खिलाड़ियों को, तो मैं देखता हूँ कि फुटबॉल ने पेले को दिया, क्रिकेट ने डॉन ब्रैडमैन को दिया, रिचर्ड मैकनेरो को दिया, इन जैसे तमाम एथलीट दिए, जेसी ओवेंस जैसे महान एथलीट 1936 ओलंपिक में जिन्होंने गोल्ड जीता था। बहुत सारे एथलीट अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी के रहे, लेकिन किसी भी खिलाड़ी को ग्रेटेस्ट तो कहा गया, लेकिन किसी को जादूगर का खिताब नहीं मिला। हाँ, ये बात बड़ी एक रिमार्केबल रही है और हमको भारतीयों को इस पर गर्व करना चाहिए कि दुनिया में खिलाड़ियों के अंदर जादूगर की संज्ञा या मैजिशियन की संज्ञा जो मिली है, वो सिर्फ ध्यानचंद को मिली है। और मिलती भी क्यों ना, जिस खिलाड़ी के हॉकी स्टिक से बॉल चिपक जाए जी, लोगों को लगे इसके अंदर चुंबक है जी, देखने वालों को लगे कि इसके अंदर एक मैग्नेट है, इसके अंदर एक ऐसी चपलता है, ऐसा एक इनके अंदर खिंचाव है बॉल के साथ और हॉकी स्टिक के साथ, जो अलग नहीं होता है। और कई मरतबा तो आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी इस बात को पढ़ा है और सुना है कि उनकी हॉकी स्टिक को बदल दिया जाता था, तोड़ के देखा जाता था, दूसरी हॉकी को दिया जाता था कि इनकी इस हॉकी से खिला के देखो ध्यानचंद को। लेकिन ध्यानचंद, जिन्होंने 1975 में एक इंटरव्यू में मुझे, और मैं असलम शेर खान साहब, अहमद शेर खान साहब के जो बेटे थे, जिनके वालिद साहब अहमद शेर खान साहब 1936 के ओलंपिक में ध्यानचंद के साथ खेले थे राइट आउट, और महबूब खान साथ में थे। हम लखनऊ इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, और वहाँ इंटरव्यू में जब उन्होंने पूछा एंकर साहब ने कि ध्यान दादा, आपको तो हॉकी का जादूगर कहते हैं, तो ये संज्ञा आपको कैसे मिली? तब उन्होंने बताया, ये जादूगरी नहीं है, तो मेरे हाथ की कलाइयों का कमाल था जी, और मेरे उस दिमाग का जो मेरी नर्वस सिस्टम को मैसेज देता था कि इस तरह से खेलना है, इस तरह से खेलना है, और मेरी कलाई और हाथ उसी के मुताबिक काम करते थे, जिसकी वजह से मुझे ये संज्ञा जो जादूगर के ये मिली थी। अशोक साहब, मुझे एक बड़ा अहम सवाल जहन में आ गया कि एक ध्यानचंद जी जैसी लेगेसी, उस परिवार के बेटे होने के नाते, जब आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपने पहले एशियन गेम्स में 1970 था जिसमें आपने सिल्वर मेडल जीता था, उसमें क्या भार महसूस कर रहे थे? एक तो ध्यानचंद जी के बेटे थे आप, और इंडिया के फॉरवर्ड खिलाड़ी थे। मैंने उस भार को कम करने के लिए ध्यानचंद जी का नाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ा। पहली बात तो ये कि मैं उससे भार मुक्त हो जाऊं, या जो मेरे देखने वाले हैं या मेरे जो प्रेस वाले लोग हैं जो लिखते हैं, जो खेलों को बढ़ावा देते हैं, तो मैंने अपना नाम अशोक कुमार से ही शुरू किया। लेकिन दुनिया जानती थी, वो इसलिए जानती थी कि उस खेल के अंदर वो जो कला, जो झलक चमकती नजर आई, तो लोग बेसाख्ता अपने आप से पूछ, अरे भाई ये किसका, कौन सा प्लेयर है, ये कौन खेल रहा है? तब जो मालूमात होती थी, और वो उनको अचंभित करती थी कि ये लड़का जो है, ये बच्चा जो है, ये ध्यानचंद जी के पुत्रों में से एक है, और उसका नाम अशोक कुमार है। भोपाल के एक टूर्नामेंट की मुझे याद दिलाऊं, क्योंकि हम झांसी में बैठे हैं, और झांसी रेलवे की टीम से मैंने कई मैच खेले, जिसमें भोपाल
का उबैदुल्ला गोल्ड कप भी है, और यहाँ के इतने नामी गिरामी खिलाड़ियों के साथ मेरा जुड़ाव रहा है, और मुझे वो सीख मिली है, मुझे शिक्षा मिली, जिसके अंदर हम मूलचंद दादा की बात कर रहे हैं, रामदास साहब की बात कर रहे हैं, प्यारे लाल साहब की बात कर रहे हैं, मोतीलाल की बात कर रहे हैं, रत्ती साहब की बात कर रहे हैं, इम्तियाज साहब की बात कर रहे हैं, एजाज साहब की बात कर रहे हैं। तो ये जो और भी नाम जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ में जब मैं एक छोटा सा, आप समझ सकते 17-18 साल की मेरी उम्र, और मैं उनके साथ में खेल रहा हूँ, इनके साथ खेलकर जो मुझे भोपाल के एक मैच के अंदर जब हमने सेफिया कॉलेज को पहली बार वहाँ हराया उन्हीं के ग्राउंड पर, तो वहाँ के जो व्यूअर्स वो तो दुनिया के अंदर प्रसिद्ध हैं, वो प्लस माइनस 6 शब्दों में किस तरह उन्होंने कहा है कि ये लड़का तो इंडिया खेलेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। ये उनकी पारखी निगाहें, ये उनकी पारखी निगाहें थी। और वही बात, किसका बेटा है ये जी। तो ये चीज़ें थी जिसने मुझे आगे बढ़ाया, और सबसे बढ़कर जो मेरे लिए मैं कहूँ कि एक आइडियल खिलाड़ी जो जीवन में मेरे आए, जिनको मैंने देखा नहीं 6 साल तक, 1966 से लेकर और 1969 तक करीब 4 साल 5 साल का अंतराल था, जिनका नाम मैंने खाली सुना था, श्री इनामुर रहमान जी, जो मेरे आइडियल थे, जिनको देखा नहीं था मैंने। और 66 में जब मैंने कोटा कॉलेज में एडमिशन लिया, इंटर भारत अपना झांसी से इंटर करने के बाद, और कॉमर्स कॉलेज कोटा में इंटरव्यू लिया, तो जब एडमिशन लिया तो वहाँ पर मेरी हॉकी चमकना शुरू हुई, कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर, वहाँ का वातावरण, वहाँ का सराउंडिंग, खेल या हर तरफ हॉकी हॉकी हॉकी। तो मैंने आज हमारी जो बच्ची आज प्रेजेंट में हॉकी जीत कर आई है, ज्योति सिंह जी, तो उनसे भी मेरी बात हुई, और मैंने उनसे यही पूछा एक सवाल कि ज्योति, क्या तुम्हारे जीवन में जब तुम छोटी बच्ची थी तो तुम्हारे आसपास का माहौल, एटमॉस्फेयर कैसा था? तो उसने एक ही लाइन बताई कि हाँ, मेरे उस अर्ली वातावरण में, जीवन के वातावरण में, मेरे घर, मेरे परिवार और आस पड़ोस में खेल का माहौल था, जिसकी वजह से मैं खेलों की तरफ आकर्षित हुई। तो ये आकर्षण जो है बच्चे के लिए बहुत अहम ज़रूरी है, और वो आकर्षण मुझे मेरे परिवार, ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह और दूसरे अनेकों खिलाड़ी के द्वारा मुझे मिलता रहा, जिससे कि मेरे अंदर वो भावना पैदा होती चली गई कि मुझे भी हॉकी खेलनी है। और हॉकी हमारे देश का एक ऐसा खेल, अफाक साहब, रहा है, आप भी जानते हैं इस बात को, कि जिसने 2 बार ओलंपिक के अंदर हैट्रिक के द्वारा गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। जीते तो हमने 8 गोल्ड मेडल अभी तक, लेकिन हैट्रिक के द्वारा जो 6 मेडल जीते हैं, वो तो एक रिकॉर्ड है। और मैं नहीं समझता कि आने वाले वक्त में, या गुजरा वक्त तो छोड़ दीजिए, आने वाले वक्त में इस तरह की पॉसिबिलिटी हो पाएगी कि कोई भी देश कंटिन्यूअस 6 बार ओलंपिक में जीत पाए। अशोक सर बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं, 1928, 1932 के लॉस एंजलिस, 1936 के बर्लिन ओलंपिक, ये एक हैट्रिक जो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के साथ थी। उसके बाद ओलंपिक खेल नहीं हुए 1940, 1944 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। 1948 में फिर गोल्ड मेडल, 1952 में गोल्ड मेडल, 1956 में गोल्ड मेडल, 1960 हम पहली बार भारत पाकिस्तान से फाइनल मुकाबला शिकस्त खाया था। हालांकि बहुत ज़बरदस्त भारतीय हॉकी टीम ने प्रदर्शन किया था, लेकिन 1964 में फिर से हमने गोल्ड मेडल जीता था। और फिर आ गया था 1968 म्यूनिख, मॉन्ट्रियल। 1964 का आपने नाम लिया फाक भाई, तो मुझे याद आता है कि 1964 की कमेंट्री में अपने इसी झांसी के घर में सुन रहा था जी। और वो कमरा जिसको हम गोल कमरा कहते हैं, जहाँ ध्यानचंद साहब की सारी ट्रॉफीज और फोटो वगैरह रखी हुई हैं, तो उस कमरे में कमेंट्री सुन रहा था। और वहाँ मुझे जब ये सुनाई दिया, ओलंपियन महेंद्र लाल ने पाकिस्तान के ऊपर ये पेनल्टी स्ट्रोक से गोल किया, और ओलंपियन गुरबख्श सिंह, ओलंपियन शंकर लक्ष्मण, ओलंपियन महेंद्र लाल, तो ये ओलंपियन शब्द मेरे कानों में पेनिट्रेट किया। इसने मुझे एक अलग से अनुभूति दी कि मुझे भी ओलंपियन बनना है। तो वो वक्त था जब मैंने अपने आप के अंदर ये प्रण लिया है, कमिटमेंट करा कि मुझे भी ओलंपियन बनना है। मैं खेल तो रहा था झांसी में, कभी 14 साल के बच्चों में, 16 साल के बच्चों में, इंटर स्कूल, इंटर वगैरह, लेकिन वो जो ओलंपियन बनना और इंडिया के लिए खेलने का जो सपना था, वो 64 की हमारी उस टीम को जाता है, जिसने वो मुझे सुनने का मौका दिया, अवसर दिया, जब भारत की टीम ने पाकिस्तान को 1 गोल से, पेनल्टी स्ट्रोक के गोल से हराया था। उसके बाद मैं खेल में जुट गया, अपनी प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस
कोचिंग तो थी नहीं कहीं, कोई इस तरह की चीज़ें संस्थाएं नहीं थी जो कोच करें, सिखाएगा कौन। तो वो सीखने का भी जिम्मा मेरा खुद का था, अच्छे खिलाड़ियों को देखना, और जिनका मैंने जिक्र किया आपके साथ, और इनाम भाई का जिक्र किया, उनके बारे में सुना, और साथ में अपनी झांसी के खिलाड़ियों का जिक्र किया। तो ये सब वो लोग थे जिन्होंने मुझे कदम दर कदम खेल मोटिवेशन मुझे मिलता चला गया। और इनाम भाई के साथ, इनामुर रहमान साहब के साथ खेलने का अवसर मुझे 1969 में मिला, जब मैं कोटा कॉलेज के फाइनल ईयर एग्ज़ाम में बीकॉम का मेरा एग्जामिनेशन सामने था कि मुझे अपीयर होना है। और उसी वक्त मुझे एक इनविटेशन मिलता है मोहन बगान क्लब से कि अशोक जी, हम आपको मोहन बगान क्लब से खिलाना चाहते हैं एज एन प्रोफेशनल प्लेयर, एज ए प्रोफेशनल प्लेयर, जिसमें पैसा भी दिया जाता था, जो आज के माहौल में आप देख रहे हैं ना, क्रिकेट के अंदर, कबड्डी के अंदर, बैडमिंटन, आजकल तो पैसे के लिए ही हम देख रहे हैं खिलाड़ी खेल। पहले ये गेम एमेचर खेल ओलंपिक्स होते थे, जिसके अंदर नॉन प्रोफेशनल लोग खेला करते थे, लेकिन आज सब मिला जुला स्वरूप साथ में हमारे आ रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन वो जो चीज़ थी और मुझे मौका मिला, तो मैंने अपना फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन बीकॉम का छोड़ दिया, जो मेरे लिए एक जीवन का अर्निंग सोर्स का रास्ता था कि मुझे अच्छी कहीं सर्विस मिलती है और कहीं मैं जाकर कर लेता। खेलों में क्योंकि अंधकारमय रास्ता था, खेल जरूर मिलता, लेकिन जीवन कैसा होता ये मुझे मालूम नहीं था। लेकिन मैंने वो छोड़ के मैं कलकत्ता निकला हूँ, और मेरा मेन अट्रैक्शन ये था कि मुझे मोहन बगान क्लब में खेलने का अवसर मिलेगा, प्लस उस खिलाड़ी के साथ जिसको मैंने अपना आइडियल माना है, इनामुर रहमान।